कहानी की शुरुआत में हमें पहाड़ों के बीच एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर से माइकल नाम का एक इंसान बाहर आता है। बचपन से ही माइकल के पैर ठीक नहीं है, वो सही से चल फिर नहीं सकता। वो एक डॉक्टर है और कई सालों से अपनी बीमारी का दवा ढूंढ रहा है। यहाँ पर वो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो किसी चीज पर रिसर्च कर रहा था। गुफा के सामने खड़े होने के बाद एक चाकू की मदद से वो अपने हाथ को काट लेता है। खून की स्मेल से बैट उसकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। सारे बैट झुंड बनाकर बाहर आती हैं और इन पर अटैक कर देती हैं। माइकल को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सही सलामत था। सीन शिफ्ट होता है और 25 साल पहले एक अनाथ आलय के अंदर माइकल को दिखाया जाता है। एक दिन डॉक्टर निकोलस अनाथ आलय के अंदर एक बच्चे को लेकर के आते हैं। इस बच्चे का नाम था लूसियन और वो भी माइकल की तरह चल फिर नहीं सकता था। उसके भी पैर खराब थे। इसी चीज पर उसका भी इलाज हो रहा था। माइकल और लूसियस ये दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब लूसियन के ऊपर ब्लड चढ़ाया जा रहा था तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देख करके माइकल काफी टेंशन में आ जाता है। वो नर्स को आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इसके बाद वो खुद मशीन के पास जा करके उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। मशीन के अंदर से एक छोटा सा सामान निकाल करके माइकल उसकी जगह पर पेन की स्प्रिंग लगा देता है। इसके बाद अचानक से लूसियन को होश आ जाता है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस मशीन को साइंटिस्ट की पूरी टीम ठीक नहीं कर पाई, उस मशीन को माइकल ने एक स्प्रिंग के जरिए ठीक कर दिया। मेरी तरह डॉक्टर निकोलस भी काफी हैरान थे। डॉक्टर निकोलस उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुम जैसे बच्चों के लिए न्यूयॉर्क में एक स्कूल है। तुम वहाँ पर पढ़ सकोगे, सीख सकोगे और खुद को बेहतर बना सकोगे। ये काबिलियत एक तोहफा है और इसे बर्बाद होता मैं देख नहीं पाऊंगा। डॉक्टर की बात मानकर माइकल उस स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो अपने खास दोस्त लूसियन को एक लेटर लिख करके देता है जिसमें वो लूसियन को बताता है कि वो उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा है। बीमारी का इलाज ढूंढ करके मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि माइकल ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है। इतना ही नहीं, खून से जुड़ी कई बीमारियों का इलाज भी उसने ढूंढा। उसने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जिसकी वजह से कई लोगों की जान बचाई गई। इतना सब कुछ करने की वजह से स्वीडन की राजा की तरफ से उसे नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि माइकल ने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है। उसकी असिस्टेंट जिसका नाम है मार्टिन, वो माइकल को बताती है कि न्यूज में एक आर्टिकल छपा है। इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका के एक डॉक्टर ने स्वीडन के राजा से नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए कई लोग तरस रहे हैं। माइकल कहता है कि मैं अभी तक अपने काम में कामयाब नहीं हुआ हूँ। इस पुरस्कार को लेकर के आखिर मैं करूँगा क्या। माइकल ने बैट के झुंड को एक फिश टैंक में बंद करके रखा था। इतने सारे बैट को देख करके मार्टिन कहती है कि ये इनलीगल है, हमें जेल भी हो सकती है। जिस पर माइकल कहता है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम इन सब से दूर रहो। ये बैट अपनी भूख मिटाने के लिए खून पीती हैं। बैट के स्लाइवा में एक जिंक होता है, उसी का इस्तेमाल करके माइकल एक सीरम बनाने वाला था। साफ भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो बैट का खून और इंसान का खून मिला करके माइकल एक सीरम बना रहा था। एक ऐसा सीरम जो इंसान के शरीर में स्टेबलाइज हो सके। सीरम तैयार हो जाने के बाद माइकल उसे एक चूहे के ऊपर टेस्ट करता है। चूहे के ऊपर जैसे ही सीरम का असर होता है तो वो मारा जाता है, जिसका मतलब ये था कि माइकल का ये टेस्ट भी फेल हो गया। इस तरीके से उसने सैकड़ों बार टेस्ट किया लेकिन हर बार फेल रहा। अचानक से एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए माइकल उसे चेक करने के लिए चला जाता है। ये लोग उसे दवा देते हैं जिसकी वजह से बच्ची को राहत मिलती है। इस बीच मार्टिन देखती है कि जिस चूहे के ऊपर सीरम का टेस्ट किया गया था वो जिंदा हो गया है। माइकल भी थोड़ा खुश होता है क्योंकि वो सफलता की ओर बढ़ रहा था। एक दिन वो डॉक्टर निकोलस और लूसियन से मुलाकात करने के लिए उनके पास जाता है। दरअसल वो लूसियन से कुछ बात करना चाहता था, इसलिए वो उसे लेकर के बाहर जाता है। यहाँ पर वो लूसियन को बताता है कि जिस बीमारी का मैं इलाज कर रहा हूँ मैं उसके बहुत करीब हूँ। ये आखिरी जंग होने वाली है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए
लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और एक प्राइवेट बोट भी, क्योंकि मैं इस एक्सपेरिमेंट को काफी दूर समुद्र के बीचों बीच में करना चाहता हूँ। लूसियन उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे माइकल पर भरोसा था। उसे पता था कि माइकल उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है। इसके बाद हमें समुद्र के बीच एक बोट को दिखाया जाता है। इस बोट के अंदर माइकल मार्टिन के साथ उस सीरम को तैयार कर रहा था। इन दोनों के हिफाजत के लिए यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी। काफी सारे टेस्ट करने के बाद माइकल उस सीरम को बना करके तैयार कर लेता है जिसे इंसान के ऊपर ट्राई किया जा सकता है, और इस सीरम को माइकल खुद अपने ऊपर ट्राई करने वाला था। इस काम को वो मार्टिन से करवाने वाला था क्योंकि शरीर के अंदर सीरम जाने के बाद क्या होगा उसे खुद नहीं पता था। वो मरेगा या जिएगा ये फैसला वो सीरम तय करेगा। इंजेक्शन के जरिए जैसे ही मार्टिन उस सीरम को माइकल के शरीर में इंजेक्ट करती है तो माइकल को काफी दर्द होता है। उसका पूरा शरीर काफी तेजी से वाइब्रेट होने लगता है। इस बीच सिक्योरिटी टीम का एक आदमी लैब के अंदर आ जाता है। मार्टिन उसे यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन वो वापस नहीं जाता बल्कि वो मार्टिन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तभी ये लोग देखते हैं कि माइकल अपनी जगह से गायब हो गया है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तब मार्टिन ऊपर देखती है कि माइकल दीवार से लटका हुआ था। उसका शरीर चेंज हो चुका था, वो वैम्पायर बन चुका था। उसे इस हाल में देख करके आदमी अपनी गन से उस पर फायर करता है, लेकिन मौका मिलते ही माइकल उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। माइकल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसका खुद पर काबू नहीं था। बाकी के सिक्योरिटी टीम भागते हुए नीचे आती है। ये लोग माइकल पर फायरिंग करने वाले थे, इसलिए मार्टिन इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इनमें से एक आदमी मार्टिन को धक्का देता है जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। मार्टिन को बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देख करके माइकल को बहुत गुस्सा आता है। ये लोग माइकल पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो आराम से खुद को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद जब माइकल को मौका मिलता है ना, तो वो एक झटके में इन सबको खत्म कर देता है। इन्हें खत्म करने के बाद एक एक करके वो सारी बॉडीज में से खून को पी जाता है। सबको खत्म करने के बाद माइकल खुद बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। फिलहाल इस वक्त उसे कुछ याद भी नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जब वो ऊपर लैब में जाता है तब उसे मालूम चलता है कि मार्टिन बेहोश पड़ी हुई है। इसके बाद जब वो जाकर के सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि आखिर उसने कितने लोगों की जान ले ली है। वो क्या से क्या बन चुका है कैमरे में साफ साफ दिख रहा था। सीसीटीवी कैमरे को डिलीट करने के बाद वो सीरम को लेता है और फिर कंट्रोल रूम में जाकर के रेडियो के जरिए हेल्प बुलाता है। इसके बाद वो खुद इस बोट से गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह में रेस्क्यू टीम को ये बोट मिलती है। इन सब की तहकीकात करने के लिए FBI एजेंट को बुलाया जाता है। तहकीकात करने के लिए 2 FBI एजेंट आते हैं। एक का नाम था स्ट्रो और दूसरे का नाम था मार्कस। इन लाशों को देख करके ये दोनों खुद हैरान थे। लाशों के ऊपर घाव देखकर ये लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर इनका ये हाल कौन कर सकता है। इन लोगों को यहाँ पर 8 डेड बॉडी मिलती है। एक मार्टिन का था जो सिर्फ बेहोश हुई थी। ये लोग मार्टिन को कस्टडी में लेकर के उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जहां उसका इलाज होता है। जब वो अकेली थी तब चुपके से माइकल उसके पास जाता है। रिपोर्ट को देखकर माइकल को मालूम चलता है कि मार्टिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। अचानक से माइकल की हालत खराब होने लगती है, इसलिए वो फौरन भाग करके अपने लैब में जाता है। फ्रीजर में जाकर के वो नकली खून को निकालता है और उसे पीने लगता है। इस खून को पीने के बाद माइकल को काफी राहत मिलता है। सीरम को इंजेक्ट करने के बाद माइकल का शरीर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। वो हवा में उड़ पा रहा था, उसके अंदर अजीब शक्तियां आ गई थी। लेकिन एक बुरी बात ये थी कि इस चीज पर कंट्रोल कैसे करना है ये माइकल को नहीं पता था। इस चीज को जानने के लिए वो खुद को एक कांच के कमरे में बंद कर लेता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो उसका शरीर अपने आप ही चेंज होने लगता है। जब उसे खून की भूख लगने लगती है तब वो धीरे धीरे अपने आप ही हैवान बनने लगता है। माइकल से मुलाकात करने के लिए लैब के अंदर लूसियन आ जाता है। लैब में आने के बाद वो माइकल को देखता है जो नीचे गिरा पड़ा हुआ था और तड़प रहा था। वो लूसियन को बताता है कि उसे खून की जरूरत है। लूसियन भागते हुए जाता है और नकली खून ला करके माइकल को दे देता है। माइकल जैसे ही उस खून को पीता है तो वो नॉर्मल हो जाता है।
लेकिन जब लूसियन देखता है कि माइकल बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो सही तरीके से चल रहा है, तो वो माइकल से कहता है कि मुझे भी ठीक करो। जिस पर माइकल कहता है कि मैं वो सीरम तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इस पर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। लूसियन गुस्सा हो जाता है और माइकल से कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे वो सीरम ला कर दो, मैं खुद को ठीक करना चाहता हूँ। माइकल कहता है कि मेरी बात को समझो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह हैवान बनो। माइकल काफी गुस्सा हो जाता है, इसलिए लूसियन चुपचाप यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोनों FBI एजेंट को दिखाया जाता है। मार्टिन को होश आ गया था, इसलिए ये लोग उसके पास गए थे उससे पूछताछ करने के लिए। ये लोग मार्टिन को तस्वीर दिखाते हैं और बोट पर हुए हादसों के बारे में उससे पूछते हैं, जिस पर मार्टिन कहती है कि फिलहाल मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन इन लोगों को इतना तो पता था कि जो मार्टिन है वो माइकल की असिस्टेंट है, मतलब कि वो माइकल के साथ काम करती है, ये बात इन्हें पता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो पिछले कई सालों से माइकल के साथ काम कर रही थी। रात के समय में अचानक से उसका कोई पीछा करता है। वो भागकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाती। कोई उस पर हमला करता है और उसे मारकर उसके शरीर का सारा खून पी जाता है। अगले दिन सुबह में जब माइकल को उस नर्स के बारे में पता चलता है तो माइकल को बहुत बुरा लगता है। एक पल के लिए माइकल को लगा कि रात के समय में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। उसी ने ही हैवान बनकर अपने ही नर्स पर हमला कर दिया और उसके शरीर के सारे खून को पी गया। यही सब सोच करके माइकल खुद को कोसने लगता है। इसके बाद वो फौरन अपने लैब में जाता है, जहाँ पर वो ढेर सारे नकली खून को एक बैग में भरता है और यहाँ से कहीं और जाने लगता है। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलने वाला था तो उसी वक्त यहाँ पर FBI के दोनों एजेंट आकर पहुँच जाते हैं और वो माइकल से उस बोट पर हुए हादसों के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ माइकल झूठ बोलते हुए कहता है कि वो कभी भी किसी बोट पर नहीं गया। उसी वक्त इन्हें पता चल जाता है कि किसी नर्स पर हमला हुआ है और उसके शरीर से सारे खून को चूस लिया गया है। इतना खबर सुनते ही ये लोग चौकन्ने हो जाते हैं और माइकल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल इनके हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए वो इन पर हमला करता है और बिल्डिंग के ऊपर भागने लगता है। वो भागते हुए बिल्डिंग के टेरेस पर चला जाता है। माइकल के पास पावर तो थी, लेकिन उसे उड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। सीधी बात कि वो यहाँ से भाग नहीं पाता है। FBI एजेंट उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद उसे ले जाकर के हाई सिक्योरिटी वाले जेल में बंद कर दिया जाता है। ये लोग माइकल से कहते हैं कि तुमने बोट पर जिन लोगों को भी मारा उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आखिर तुमने उस नर्स को क्यों मारा? वो अपने 2 बच्चों की आखिरी उम्मीद थी। एक पल के लिए माइकल कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, मेरा यकीन करो। माइकल इनसे ये भी कहता है कि मेरा बैग जो तुम्हारे पास है उसमें कुछ कीमती सामान है, मुझे वो चाहिए। दरअसल इन्हें पता था कि उस बैग में नकली खून है। माइकल के कहने पर भी ये लोग उसे वो खून नहीं देते। कुछ समय के बाद माइकल से मुलाकात करने के लिए नकली वकील बन करके लूसियन आता है। लूसियन उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। माइकल काफी निराश हो जाता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो कम से कम किसी की जान तो नहीं लूंगा। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था, इसलिए जाने से पहले वो माइकल के लिए एक खून का पैकेट गिरा देता है। लूसियन के हाव भाव से हमें मालूम चलता है कि उसके शरीर के अंदर भी बदलाव हो चुके हैं। उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, चलने के लिए अब उसे छड़ी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर माइकल को इस बात का एहसास हो जाता है कि लूसियन ने उस सीरम को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लिया है और अब वो भी एक हैवान बन चुका है। माइकल जल्दी से नकली खून का पैकेट उठाता है और उसे पीने लगता है। खून पीने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। वो बहुत गुस्से में था और दीवार को तोड़ रहा था। दीवार को तोड़ने के बाद वो जेल से आजाद हो जाता है। सीधा वो लूसियन के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर लूसियन कहता है कि मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है चाहे हैवान बन के चाहे शैतान बन के। यहाँ लूसियन ये भी कबूल करता है कि उस नर्स को माइकल ने नहीं बल्कि उसी ने ही मारा था। तभी लूसियन उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफी भयंकर फाइट होती है। फाइट तो
भयंकर तरीके से होती है, लेकिन दोनों में से किसी को भी चोट नहीं लगती। लूसियन कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, हम दुनिया पर राज करेंगे। उसी वक्त यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लूसियन को पकड़ लेती है। लूसियन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो पुलिस वालों पर हमला करके एक एक करके सबको खत्म कर देता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्टिन को दिखाया जाता है। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे माइकल बैठा हुआ है। माइकल उससे बात करता है और उससे कहता है कि मैंने उस नर्स को नहीं मारा है। लूसियन ने अपने अंदर उस सीरम को इंजेक्ट कर लिया है और वो भी मेरी तरह बन चुका है। सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लैब के अंदर मेरा एक सामान है, तुम्हें जा करके उसे लाना होगा, तभी मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसियन को दिखाया जाता है। आज रात का जश्न मनाने के लिए वो तैयार होकर के एक बार में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जो उसे काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो उससे बात करने लगता है। लेकिन इसी जगह पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। उसे ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो लूसियन को धक्का दे देता है। वैसे लूसियन को ये अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। वे लड़के जब बाहर आते हैं तब लूसियन उन पर हमला करता है और उन्हें जान से खत्म कर देता है। जब सुबह में तहकीकात करने के लिए यहाँ पर FBI एजेंट आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि खून चूसकर इन्हें मारा गया है। सबूत के नाम पर सिर्फ CCTV कैमरा था। जब ये लोग CCTV कैमरे को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि जिसने इन सबको मारा है वो माइकल नहीं बल्कि कोई और है। अब जाकर इन लोगों को भी मालूम चल जाता है कि माइकल की तरह एक और है जो लोगों की जान ले रहा है। डॉक्टर निकोलस को भी इन मर्डर के बारे में टीवी न्यूज के जरिए मालूम चलता है। टीवी पर दो तस्वीर दिखाया जा रहा था, एक माइकल का था और दूसरा लूसियन का था। लूसियन की तस्वीर देख करके निकोलस को मालूम चल जाता है कि वो भी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। उससे बात करने के लिए निकोलस उसके पास जाता है। वो लूसियन से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक हैवान बनते जा रहे हो। आखिर तुम माइकल को बदनाम क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी वजह से माइकल बदनाम हो रहा है। माइकल की तरफदारी करता देख लूसियन को अच्छा नहीं लगता। वो डॉक्टर निकोलस पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला कर देता है। कुछ समय के बाद डॉक्टर निकोलस माइकल के पास कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि उसे हेल्प की जरूरत है। उनकी आवाज सुन करके माइकल समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो फौरन उनके घर पर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लूसियन ने उस पर हमला किया था। निकोलस बच नहीं पाता, उसकी मौत हो जाती है। लूसियन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो मार्टिन के पास जाता है और उसे भी चोट पहुंचाने लगता है। मार्टिन को जख्मी करने के बाद लूसियन यहाँ से निकल चुका था। माइकल जब उसके पास जाता है तब वो मार्टिन को बेहोशी की हालत में पाता है। वो मार्टिन को बचा नहीं पाता बल्कि वो उसके ही बाहों में अपना दम तोड़ देती है। मार्टिन की मौत हो जाने की वजह से माइकल को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। लूसियन जैसे उसके सामने आता है तो उसी वक्त माइकल उस पर हमला कर देता है। एक बार फिर से इन दोनों के बीच में काफी भयंकर फाइट होती है और इस फाइट में माइकल बड़े ही आसानी से हार जाता है। लूसियन उस पर कई बार हमला कर चुका था। माइकल जब बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था, उसी वक्त अचानक से ढेर सारी बैट झुंड बनाकर माइकल की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाती हैं। इस बार लूसियन जैसे ही माइकल के ऊपर हमला करने वाला था तो उसी वक्त माइकल बैट का इस्तेमाल करके लूसियन पर हमला करता है। माइकल को जैसे ही मौका मिलता है तो वो सीधा लूसियन के दिल पर वार करता है, जिसकी वजह से लूसियन पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। दवा मिलने की वजह से लूसियन पहले की तरह एक आम इंसान बन जाता है। लेकिन माइकल खुद को ठीक नहीं करता बल्कि वो खुद को इसी रूप में स्वीकार करता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।